बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ इरफान पॉल, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा अमीन। डॉक्टर आयशा अमीन डीपीटी हैं, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, और एज ए डीपीटी सिटी हॉस्पिटल कसूर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर आयशा अमीन का जो एक्सपीरियंस है वो हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के साथ भी ये एज ए विज़िटर वहाँ पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और आज हमारे लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त और ख़ुशी की बात है कि डॉक्टर आयशा अमीन ने हमें अपना कीमती वक्त दिया कि हम उनसे सेहत के बारे में जान सकें, क्योंकि सेहत एक बरकत है। डॉक्टर आयशा, हम आपको सेहत एक बरकत में खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकूँ अपनी फील्ड के बारे में, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं, फ़िज़िकल थेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो अनअवेयर हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसकी मुकम्मल जो है हकीकत उससे भी नावाकिफ़ हैं। तो क्यों ना हो आज हम डॉक्टर आयशा से इसकी बेसिक जो है फ़िज़िकल थेरेपी की वो जानेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी बेसिकली है क्या। आप हमारे नाजरीन को ये ज़रूर बताइए कि फ़िज़िकल थेरेपी है क्या। सबसे पहले मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं लोगों को बताऊं इस फील्ड के बारे में। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस मसले के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब तक आप उसका इलाज नहीं करवा सकते। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम फिज़ियोथेरेपी की बात कर लेते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी एक मेडिकल प्रोफेशन है। इसमें जिस तरह से हर एक मसले के लिए, जैसे दिल के मसले हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अगर बोन्स के इश्यूज़ हैं तो ऑर्थोपेडिक हैं। इसी तरह हमारी जो फिज़िकल इम्पेयरमेंट्स हैं, जो फिज़िकली हमारे कोई भी पेन है, नेक पेन है, कोई कमर का दर्द है, कोई गर्दन का दर्द है, कोई हाथ का दर्द है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, ये इस तरह की दर्द है ये कि हम लोग अपने काम नहीं कर पाते डेली के, तो उनको हम लोग इसमें ट्रीट करते हैं। और उसमें हमारा ये एक मैकेनिकल पेन होती है। इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो मेडिसिन नहीं है। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रोथेरेपी है, जो हम यूज़ करते हैं, और एक्सरसाइज से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ज़बरदस्त। ये वो बातें हैं नाजरीन जो फ़िज़िकल थेरेपी के बारे में बहुत ही ये जदीद टेक्नोलॉजी इसमें अब यूज़ की जाती है। और जैसे डॉक्टर आयशा बता रहे हैं कि इसमें मेडिसिन की बजाय खुद से डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ डायरेक्ट उन्हें इस तरह उनकी काउंसलिंग की जाती है, और फिर एक्सरसाइजेस के ज़रिया से और फिर मशीन्स के ज़रिया से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाता है। डॉक्टर आयशा, एक सवाल इसमें ये है कि फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत कब पेश आती है और किन किन लोगों को ये ज़रूरत पड़ सकती है, या आपके पास मोस्टली रूटीन में कौन से पेशेंट आ रहे हैं, कब आपके पास पेशेंट किस वक्त आता है? हमारे पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो कॉमन पेन के साथ आते हैं। जैसे कोई गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधा जाम है। जैसे कोई एक डिफरेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी उंगली इस तरह हो जाती है, एक उंगली, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है कि बहुत पेनफुल होता है इसको सीधा करना, इसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं बेसिकली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इसमें आती हैं जिनका लोगों को नहीं पता होता, तो इसको भी हम फिजियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे कमर की डिस्क निकल जाना या कोई मोहरों के जो भी मसाइल होते हैं उनमें हम देख सकते हैं। टांग का दर्द हो गया, फालिज के मरीज़ हो गए, लकवा हो गया, बच्चे हो गए, माजूर बच्चे हो गए जो चल नहीं सकते, वो बच्चे हो गए, या किसी का कोई भी हिस्सा जिस्म का जो काम नहीं करता, उस तरह के हम पेशेंट्स को इसमें डील करते हैं। डॉक्टर आयशा, जहां आप बता रहे हैं बहुत सारी बीमारियों के ताल्लुक से और बहुत ज़्यादा मसाइल भी दरपेश हैं आजकल लोगों को, इसमें ख़ास जो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा वो मैं चाहूँगा, जब आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चे कहा जाता है कि फूलों की तरह होते हैं और अक्सर बच्चे पैदाइशी तौर पे भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, ख़ासकर हड्डियों और जोड़ों के जो मसाइल हैं। इनमें बच्चों के कौन कौन से मसाइल हैं जो ज़्यादा जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है? जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जिस पे लोगों को नहीं पता कि उन बच्चों का इलाज हो सकता है वो सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड क्या होता है कि इसमें दिमाग का फालिज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसमें ये होता है कि बच्चा, जैसे नॉर्मल एक बच्चा है वो 3 महीने का अपनी गर्दन सहारता है, 6 से 8 महीने का बैठने लग जाता है और 1 साल का चलने लग जाता है। ये बच्चों में ये सारी चीज़ें लेट होती हैं। अगर वो गर्दन सहारेगा तो 1 साल का भी गर्दन सहार सकता है कि 1 साल बाद, तो तब तक वो जो पेरेंट्स हैं उनको सब्र रखना पड़ता है ऐसे बच्चों के लिए, उनको उठा के फिरना पड़ता है।
या फिर वो बच्चे 8 साल के भी होके, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं 8 साल के होंगे लेकिन वो नहीं चलते। तो ऐसी ये बहुत एक आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से इसमें। तो इसमें ये होता है कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनको हम इतना हम उनका इलाज कर सकते हैं कि वो चल सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं। आप ये बता रहे हैं कि इस तरह के जो बच्चे हैं जिनमें ये मसाइल हों उनको आप सीपी चाइल्ड कहते हैं। जी। ये सीपी चाइल्ड हैं। और आपने बताया जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 3 माह का जो बच्चा है वो अपनी गर्दन सीधी रखना शुरू कर देता है। जी। और ये जो बच्चे हैं सीपी चाइल्ड, ये 8-8 साल इनकी ये जो है चलने फिरने और इस तरह की मुश्किलात के सामना रहता है। जी। तो आप इस पे कुछ और हमारे नाजरीन को बताएंगे कि ये तो आपने बताया कि नेचुरली पैदाइशी तौर पे ये मसला होता है, लेकिन इससे फिर बचाव कैसे मुमकिन है, कैसे आप इसका इलाज कैसे करते हैं? एक तो ये चीज़ है कि जो हम लोग हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते, जो डिलीवरी होती है हम उसको घर पे करवाने की कोशिश करते हैं, दाइयों को बुलाते हैं, ये सबसे गलत चीज़ है। इससे ये होता है कि ये भी एक रीज़न है इस तरह के बच्चों की। तो इसमें ये होता है कि हम इनका ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि उनके मसल्स, इसकी टाइप्स होती हैं। एक टाइप अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो बच्चों में जो टांगे हैं वो लोग कहते हैं कि ये बच्चा वज़न नहीं डालता अपनी टांगों पे, कि इसके हम उठाते हैं, पाँव वापस अपनी जगह पे चला जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर कोई अकड़ाव नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ऐसा होता है। अब वो उसके मसल्स हैं जो उनको हम स्ट्रेंथन करते हैं, उनको हम एक्सरसाइज बताते हैं, उनको हम कि उनकी मूवमेंट्स लेके आते हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ लेके आते हैं, उनको खड़ा करते हैं ज़्यादा देर के लिए, स्टैंडिंग में लेके आते हैं कि उनके ऊपर वज़न डले। तो इस तरह से वो बच्चे फिर चलना शुरू होते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइजेज के थ्रू ये पॉसिबल है। वो लोग, आपने बताया इस मसले की जो इब्तदा है वो कहाँ से हुई, आपने बताया जब अनट्रेन्ड जो लोग हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, जब उनके पास आप डिलीवरीज के लिए और इस तरह के जब आप प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं तो वो इसकी बेसिक वजह बनते हैं। और नाजरीन, जिस तरह हम आपको हर शो में यही गाइड करते हैं और मशवरा देते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, उनमें बेशुमार ऐसे लोग हैं, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है बच्चों की बीमारियों के इलाज की, और ख़ासकर गायनी के जितने जुमला अमराज हैं वो गवर्नमेंट सेटअप में बड़े अच्छे तरीके से उनको डील किया जाता है। कोशिश करें बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि जो भी ये कीमती जाने हैं इनको इस तरह नुकसान ना होने दिया जाए, और अच्छे सेटअप में एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए ताकि बेहतर इलाज हो सके। और जिस तरह कहा जाता है कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। एहतियात ये है कि आपने अपनी सेहत जो एक बरकत है इसको क्वालिफाइड हाथों में देना है। जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं उनके पास मत जाइए। और आप डॉक्टर आयशा हमें बता रही हैं कि सीपी चाइल्ड जो है उनका इलाज मुमकिन है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम पीरियड कुछ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जो इस तरह के मसले हैं, क्योंकि हम दवाई दे के फ़ौरन से उसका इलाज नहीं कर सकते। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, उसकी, क्योंकि वो खुद कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, ठीक है। सारी एक्टिविटी हम उसको बाहर से करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपने चल सके, अपने पाँव पे खड़ा हो सके। और इस तरह के बच्चों का कुछ डाइट प्लान भी फ़र्क होता होगा, कुछ चीज़ों की अगर साथ आप मेडिसिन के ज़रिए भी उनका करते हैं? इनको हम विटामिन डी और कैल्शियम के सिरप ऐड करवाते हैं साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, ये वो तमाम जो बीमारियां जिनमें आज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सीपी चाइल्ड। वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे जहनी अमराज में मुब्तला होते हैं, चल फिर नहीं सकते, अपनी गर्दन को जो है वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रख सकते। डॉक्टर आयशा बड़े खूबसूरत अंदाज में बता रही हैं कि उनका इलाज मुमकिन है। डॉक्टर आयशा, किस एज में आप इस तरह के बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देते हैं? ऐसा होता है कि अगर तो आपको अवेयरनेस लोगों को नहीं है इस बारे में कि हम इनको लेके जाएं, वो लेके फिरते हैं किसी और फिजिशियन के पास लेके जाते हैं, या किसी और गांव के बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो गांव में ही जिन्होंने छोटी छोटी शॉप्स बनाई है उनके पास लेकर जाते हैं, या लेके ही नहीं जाते कि इसको तो दौरे पड़ते हैं या इसमें तो कोई जिन्नात वाला कोई असर है कि किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसे कहते हैं, लेके नहीं जाते। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर आप उसको टाइम पे आपको पता चल जाता है कि अच्छा मेरा बच्चा 1 साल का हो गया लेकिन वो नहीं बैठता, तो मुझे उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर टाइम पे ले आते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक 1.5 साल की बच्ची आई थी जो अपने पाँव खड़ी नहीं होती थी, तो उसको हमने एक सिंपल एक्सरसाइज सिर्फ बताई है कि आप इनको करवाएं, और वो 2 हफ्ते बाद ही वो खड़ा होना शुरू हो गई। तो अगर आप जितना जल्दी डायग्नोस हो जाए, जितनी जल्दी पता चल जाए, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए ले आएंगे, उतनी जल्दी वो बच्चे ठीक हो सकते हैं। नाजरीन, अगर इस वक्त आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो हम आपको बताते चलें, ऐसे बच्चे जो ज़हनी तौर पे
आपको समझ रहे हैं कि वो ऐसे अमराज में मुब्तला हैं, वो चल फिर नहीं सकते, उनका जिस्म जो है उसके मुख्तलिफ अज़ा जो है प्रॉपर वो मूवमेंट उनकी नहीं है, तो आपको एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ख़ासकर डॉक्टर आयशा जिस तरह बता रही हैं, आपको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। और जब आप एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उन्होंने बताया अभी रिसेंटली एक पेशेंट को डील किया, एक छोटी बच्ची को जो 1.5 साल की थी, और एक्सरसाइज से ये पॉसिबल हो सका कि वो सिर्फ 2 वीक्स में चलना फिरना शुरू हो गई। इसलिए एज़ सुन एज़ पॉसिबल अगर इस तरह के अमराज आप किसी को जानते हैं, उन्हें मशवरा दीजिए, उन्हें बताइए कि फ़िज़िकल थेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिससे इस तरह के बच्चों का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर आयशा, और बच्चों में कुछ इस तरह के मसाइल भी होते हैं? जी, एक और मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक अर्ब्स पाल्सी एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में। वो भी इसी तरह ड्यूरिंग अगर बर्थ बच्चे का हेड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए बाहर को, तो उससे क्या होता है कि उसके यहाँ पे इंजरी हो जाती है नर्व्स की। तो जब उसके स्पाइन में यहाँ पे इंजरी होती है तो उसका एक बाजू जो है वो काम नहीं करता। तो बहुत सारे लोग तो बहुत जल्द भी इसको देख लेते हैं कि बच्चा एक हाथ तो हिलाता है, दूसरा नहीं हिलाता, या कोई टॉय पकड़ता है तो एक हाथ से ही पकड़ता है, दूसरे को नहीं हिलाता। तो अगर हम उसको उठाते हैं तो वो ऐसे गिर जाता है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस तरह के भी मसले जो हैं वो हम देखते हैं। अगर कोई भी हिस्सा है जिस्म का जो बच्चे का काम नहीं करता तो वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। और अगर आप बहुत जल्दी लेके आएंगे, दोबारा से मैं वही बात करूंगी कि जितनी जल्दी लेके आएंगे उतनी जल्दी उसका इलाज अच्छा मुमकिन है। अगर हम उसको देर करते हैं तो बच्चे में और मसले आना शुरू हो जाते हैं। जो बच्चा नहीं बैठता उसके स्पाइन के इशू आना शुरू हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी मुड़ना शुरू हो जाती है इधर उधर। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक बच्चा आया था, उसका बिल्कुल स्पाइन ख़राब हो गया था क्योंकि उन्होंने उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और 8 साल का हो गया है, वो बैठता भी नहीं था। और ये आप बता रही हैं सिर्फ इलाज में देरी की वजह से। अगर आप इन टाइम आप अपने इस तरह के बच्चे जो हैं उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, प्रॉपर एक्सरसाइजेज ना करवाई जाए, तो इसमें स्पाइनल का जो इशू है वो ज़्यादा देखने में आ रहे हैं कि वो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उस बच्चे के लिए भी मुश्किल है और पेरेंट्स के लिए भी। सारी जिंदगी उसको ऐसे उठा के तो नहीं फिर सकते ना, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसको इस काबिल बना दें कि वो खड़ा हो जाए, अपने काम खुद कर सके, इतना हो जाए कि वॉशरूम खुद जा सके, इंडिपेंडेंट हो सके। ज़बरदस्त। और नाजरीन, आप ये जो सारी बातें सुन रहे हैं, सबसे पहली बात जिसमें आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है और इस पर अमल भी करना है, क्वैक्स जो हैं जो कि क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, और आप देखते हैं कि गली मोहल्लों में, गाँव में, देहातों में जिन लोगों ने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं और गैर कानूनी बनाए हुए हैं, आपको ये पता भी है कि इस शख्स को मेडिकली पूरा नॉलेज नहीं है और इसके पास कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है और ये कानूनन ये सेटअप नहीं चला सकता, तो ऐसे लोगों के हाथों में अपनी सेहत को मत दीजिए। ऐसे लोगों के हाथों में जाने से नुकसानात क्या होंगे? अगर ऐसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं है और वहाँ पे जाके डिलीवरीज हुई हैं तो उससे बेशतर नुकसानात देखने में सामने आए हैं। वो ये हैं कि सीपी चाइल्ड जो हैं, और जैसे कि बताया गया बच्चों का एक बाजू काम ना करना और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का काम ना करना, ये सारी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं तो इन तमाम प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये वो तमाम मसाइल जिन पे आज हम बात कर रहे हैं, ये सारे मसाइल का हल मेडिकल में मौजूद है और एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो इन तमाम प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और डॉक्टर आयशा अमीन से और मज़ीद जानेंगे बड़े ही ज़बरदस्त बातें। देखते रहिए सेहत एक बरकत। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। मैं हूं इरफान पॉल। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अमीन। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ही ज़बरदस्त बातें डॉक्टर आयशा अमीन से हमने जानी।
डॉक्टर आयशा, एक बहुत ही कॉमन जो आजकल मसला लोगों के देखने में आ रहा है वो गर्दन की दर्द का मसला है। आप इस पे कुछ बताएं हमारे नाजरीन के लिए कि गर्दन का जो दर्द है इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है? अच्छा, जो गर्दन का दर्द है वो बहुत सारे लोगों में कॉमन है, तकरीबन 80% फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। घरों के काम करने में, कुछ लोग जो पेरिफेरल एरियाज में रहते हैं, अड्डे पे काम करना, ये बहुत सारी चीज़ें घर पे बनाना या कुकिंग में, बहुत सारी चीज़ों में होता है। स्टूडेंट्स में भी नेक पेन बहुत कॉमन है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और हमारी जो पोस्चर सबसे ज़्यादा, इसमें मैं बात करूँगी पोस्चर की। जब हमारे जो नॉर्मल हमारी गर्दन होती है, इसमें ये होता है कि इसका एक स्पाइन का एक कर्व होता है, ऐसे बना होता है सर्वाइकल का, ठीक है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे होती है इसमें। अब हम क्या, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सोते हुए 2 तकिए लेते हैं जिसमें हम बहुत अपनी तरफ से कंफर्टेबल फील करते हैं, या फिर हम वो एक गोल तकिया है जो हम ऊंचा अपने सर को करके बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन वो जो कंफर्टेबल है वो बेसिकली हमें अंदर से बहुत ख़राब कर रहा है। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जब हम लेटे होते हैं सारी बेड पे है, हेड मेरा 2 तकिए के ऊपर है और गर्दन सारी रात लटक रही है बीच में, ठीक है। अब वो जब लटकी हुई है सारी रात, सारे मसल्स जो हैं वो टेंशन में है, जो मसल्स हैं जो सारी रात वो लटके रहे हैं, उसके नीचे कुछ सहारा नहीं है, ठीक है, वो सारे टेंशन में है। अब वो जो कर्व था ऐसे, मैंने 2 तकिए दे के उसको सीधा कर दिया। अब जब वो सीधा हुआ वो नॉर्मल चीज़ नहीं रही, ठीक है, हमारे सारे मसल्स की अलाइनमेंट ख़राब हो गई, ठीक है। अब उसमें से नर्व्स भी गुजर रही हैं, ठीक है। अब वो सारी कंप्रेशन आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, दबाव आ रहा है एक उसके ऊपर। अब क्या होता है कि ऐसे लोगों को क्या होता है कि चक्कर भी आते हैं, सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं वैसे तो। अब इसमें होगा चक्कर आएंगे, फीमेल्स आके बताती हैं हमें चक्कर भी आते हैं, नीचे नहीं देखा जाता, ऐसे देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कंप्रेशन आ रहा है। और रीज़न क्या है, वही 2 तकिए पीछे, ठीक है। और क्या होता है कि ऐसे लोगों में हाथों का सुन्न होना बहुत कॉमन है इस मसले में, कि हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न होते हैं हमारे, वो सारा मसला ये पीछे से आ रहा है। अब अगर मैं इस दर्द के लिए पेन किलर खाती हूँ, कोई दवाई खाती हूँ, उस टाइम के लिए मेरा दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब वो कर्व को कौन वापस लेके आएगा? वो दवाई तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो उसको वापस ऐसे कर दे, ठीक है। तो उसको हम कुछ, इनको एहतियात करनी पड़ती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम उसको वापस कर्व को लेके आएंगे। जब वो वापस आएगा तो ही हमारा मसला हल होगा, जो हम पेन किलर लेंगे उससे हमारा मसला हल नहीं होगा। आप इसमें ये बता रहे हैं कि गर्दन की दर्द की वजह से इसमें और ज़्यादा जो पेचीदगियाँ हैं उनमें चक्कर आना और फिर हाथों का सुन्न हो जाना, महज ये फिर एक मसला नहीं रहता बल्कि ये आगे और मसाइल को जन्म दे रहा है। और ये वजह आपने बताई कि बड़े तकिए का जो इस्तेमाल है या 2 तकिए जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादातर है। इसकी कोई और भी वजह है या सबसे बड़ा इसमें हमारा पोस्चर भी है। अब मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, ऐसे बैठ के फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, कोई पढ़ रही हूँ, ये मेरा पोस्चर है, जबकि हमारी नेक को बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। जब हम उसको झुकाते हैं तो हमारा वापस वही कर्व, सारे मसल्स, टेंशन, स्टिफनेस, पूरे हेड का वजन हमारी गर्दन ने उठाया हुआ है। जब हम नीचे करेंगे तो उसको सारा वो वेट नीचे को आ रहा है, इसलिए हमें अपने पोस्चर को ठीक करना चाहिए, हमें सीधे होकर बैठना चाहिए। अब कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा उस चीज़ को हम ऊपर ले आएँ, उसका लेवल ऊपर कर लें, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और अब अगर ये मसला हो गया है तो फिर आगे जो स्टेप है वो हमारे नाज़रीन को आप बताइए, फिर क्या करने की ज़रूरत है? अगर इस तरह गर्दन का कोई मसला हुआ है या अगर अभी नहीं हुआ तो उससे पहले कौन सी एहतियात करने की ज़रूरत है? इसमें ज़रा गाइड कीजिए। जी, सबसे पहले आपने तो अपने तकिए को छोटा करना है। आपने बस इतना पिलो लेना है और उसको अपने यहाँ तक लेना है। हम एक गलती करते हैं, सिर्फ सर के नीचे तकिया रखते हैं, नहीं, हमने पूरा उसको यहाँ तक रखना है, अपने शोल्डर तक। जी, शोल्डर तक रखना है ताकि हमें ये इश्यूज ना हो। और फिर हमें अपने पोस्चर को ठीक करना है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि गर्दन झुका के काम नहीं करना आपने, ठीक है। उस चीज़ को ऊपर रख लेना है, टेबल के ऊपर रख लें, कोई चीज़ है उसको, इस तरह से हम इनको एहतियात करके इससे बचा जा सकता है। अच्छा, ये वो तमाम एहतियातें हैं जिनको आप बता रहे हैं कि इसमें एहतियात जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, आपने ज़्यादा टाइम गर्दन को झुकाव में नहीं रखना, और फिर आप कह रहे हैं कि तकिए का जो साइज़ है वो भी नॉर्मल साइज़ हो, और फिर आपके शोल्डर तक तकिया होना चाहिए। इन मसाइल से बचने की ये सबसे बड़ी एहतियात है। और अगर ये मसाइल इंसान को दरपेश हो गए, अगर वो अब दर्द में मुब्तला हो गया है,
तो फिर उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो एक दफ़ा चेकअप लाजमी करवाएं, फिजियो के पास लाजमी जाएं, अपना एक एक्सरे कराएं कि ज़रूरी नहीं है कि उसको यही मसला हो कि कर्व ही सीधा हुआ हो सकता है कि उसको कोई और मसला हुआ हो, ठीक है, या उसके मसल्स में वैसी स्पैज्म अकड़ा हुआ आया हुआ है, ठीक है, ये भी हो सकता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है पेशेंट्स में, वो ये है कि हमारे मसल्स के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से या यूज़ ना करने की वजह से छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं। वो गिल्टियाँ क्या चीज़ होती हैं कि मसल टाइट हो जाता है, वहाँ से पट्टा बैंड्स टाइट हो जाते हैं। अब जब मैं दवाई लेने जाऊँगी, दूर बैठे डॉक्टर को तो नहीं पता चलेगा कि वो गिल्टी बनी है। जब तक उसको असेस नहीं करोगे, हाथ से चेक नहीं करोगे, तब तक आप नहीं देख सकते कि उसमें क्या है। अगर उसमें वो गिल्टियाँ बनी हुई हैं तो वो उसके लिए बहुत पेनफुल होती हैं। और ये जो रोज़ के अगर मेरे पास 10 मरीज़ आते हैं तो 8 को ये मसला है। किसी को जी बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, क्योंकि कुछ वर्कर्स आ रहे हैं, वर्कर्स में ये बहुत कॉमन है कि वो ओवर यूज़ वेट उठाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको यहाँ पे ये सारी पूरी वो बताते हैं यहाँ से पूरी बाजू में दर्द जाती है, वो सारी गिल्टियाँ बनी होती हैं, ठीक है। तो उनको जब तक असेस नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं बता सकते कि दर्द किस वजह से है। लेकिन जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये इशू हो रहा है, हाँ मैं 2 तकिए लेती हूँ, मेरी गर्दन में दर्द होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले तो आपने जब लेटना है तो एक टॉवल को रोल करना है और उसको इतना बनाना है, उसको अपनी गर्दन के नीचे रखना है। आपका तकिया तब सर के नीचे होगा, बॉडी बेड पे, और आपने यहाँ पे उसको रखना है, ठीक है, ताकि वो जो कर्व जो ख़त्म हो गया था वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होना शुरू हो जाए, वापिस आए और सारे मसल्स अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए। ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं घर पे। बिल्कुल सही, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर आयशा आप समझा रहे हैं हमारे नाजरीन के लिए। सबसे पहले तो आपने ये गर्दन का जो मसला है, इसकी दर्द है, इसकी वजह बयान की, फिर आपने एहतियात भी बताई, और फिर अभी आप ये बता रहे हैं कि किस तरह इससे बचाव मुमकिन है और वापस आप रिकवर कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज भी आप हमारे नाजरीन के लिए बताना चाहेंगे? अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि एक एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो बहुत आसान भी आप घर पे कर सकते हैं। आपने कोई भी दुपट्टा लेना है या कोई भी कपड़ा लेना है, इस तरीके से उसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, उसको आपने अपनी गर्दन के बिल्कुल ऐसे पीछे रखना है, यहाँ से अपनी तरफ आगे को खींचना है और अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है ऐसे। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है यहाँ पे और वापस गर्दन को लेके आना है, फिर दोबारा से। ये आपने इस तरह से इसको 10 दफ़ा करना है और दिन में 3 दफ़ा करना है। जब आप ये करेंगे तो आपको जो स्टिफनेस हुई होती है, जो दर्द हो रही होती है गर्दन की, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ, क्योंकि हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है, उसको हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, ये सिर्फ इनके लिए ही नहीं, ये बच्चों के लिए भी है जो कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं या आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने बिल्कुल सीधे बैठना है, सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। आपने अपनी नेक को एक साइड पे लेके जाना है ऐसे, पूरा खिंचाव आपको यहाँ पे महसूस होगा एक साइड पे, उसको रोकना है 5 सेकंड के लिए। इसी तरह आपने इसको रिपीट करना है 10 टाइम्स, 10 दफ़ा आपने इसको करना है। अब यही एक्सरसाइज हम इस साइड पे भी करेंगे। इसी तरह पीछे की तरफ करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको करते हुए पूरी बॉडी पीछे ना जाए, सिर्फ हम नेक को पीछे लेके जा रहे हैं, सिर्फ हम सर को पीछे लेके जाएंगे। इसी तरह आगे की तरफ, इसी तरह साइड पे। आप ये एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं, इससे आप रिलैक्स रह सकते हैं, आपके मसल शॉर्टन नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसमें अगर मैं स्ट्रेंथ की भी एक एक्सरसाइज ऐड करवाऊँ जिनमें बहुत किसी भी मसले के लिए आप वो कर सकते हैं। अगर आपको गर्दन का कोई भी मसला है, सिर्फ यही नहीं कि आपकी सर्वाइकल ही फ्लैट हो रही है या आपको कोई भी स्टिफनेस हुई है या आप सुबह उठे हैं आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, आपने अपना एक हाथ यहाँ पे रखना है, सबसे पहले सीधे होकर बैठना है, अपना एक हाथ साइड पे रखना है और अपने हाथ की तरफ जोर लगाना है ऐसे, और हाथ से ऑपोजिट जोर लगाना है। क्या आप अपनी गर्दन को साइड पे नहीं लेके जाओगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपने जोर लगाना है हाथ की तरफ। इसको 10 सेकंड के लिए रोकना है और छोड़ देना है। इसी तरह 10 दफ़ा इस साइड पे, फिर इस साइड पे करना है।
इसको भी 10 दफ़ा इस साइड पे करना है। पीछे अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेके जाना है और पीछे की साइड पे जोर लगाना है। इसी तरह आगे की तरफ जोर लगाना है, हाथ ऐसे रख के आगे की तरफ जोर लगाना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो सेफ़ हैं, आप इनको घर पे कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा, जब आप ये एक्सरसाइजेज हमारे नाजरीन को समझा रहे हैं, बताया आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कि ये वो तमाम एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके गर्दन की जो दर्द है इससे बचा जा सकता है। क्या ये सिर्फ उस सूरत में ही करनी है जब दर्द हो, या अगर एक नॉर्मल हेल्दी बंदा ये करता है तो वो इस दर्द से महफूज रहेगा, इसका कुछ उसको भी फ़ायदा होगा? जो नॉर्मल हेल्दी जो पर्सन है वो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेच है। क्योंकि हम सबको, अब मैं बैठी भी हूँ 1 घंटे के लिए भी बैठती हूँ तो मुझे थोड़ी सी थकन महसूस होती है। तो जब मैं ये एक्सरसाइज करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स फील करूँगी। मैं मसल्स को हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं इसमें, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप इन तमाम एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये वो तमाम एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप गर्दन की जो दर्द है उससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको समझाया गया। घर बैठे एक चेयर पे बैठ के एक नॉर्मल हालत में आप ये तमाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इससे आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे, जो कि मेडिसिन खाने से, डॉक्टर आयशा ने बताया, वक्ती तौर पे उस तकलीफ़ से आपको आराम आ जाता है, लेकिन आप उस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर पाते कि किस वजह से ये हुआ है, और जिस वजह से ये हुआ वो भी बताया गया, एहतियात भी बताई गई, और फिर ये बताया गया कि कैसे आपने इससे बचाव मुमकिन है। डॉक्टर आयशा, जब आप पोस्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें अक्सर गर्दन से नीचे भी दर्द महसूस किया जाता है, तो उसमें भी यही वजह होती है या उसकी कुछ और वजूहात हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि जैसे हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो गर्दन से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। अब सिर्फ कर्व गर्दन में नहीं होता, जो हमारा ख़राब हुआ 2 तकिए लेने से, सिर्फ वो नहीं होता। अभी हमारा उससे नीचे भी 2 और हैं, ठीक है, जिसको हम थोरेसिक रीजन कहते हैं इसको। अब क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, टीवी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर के लिए सोफे पे साइड पे बैठी हुई हूँ, या हम मोस्टली क्या करते हैं, पिलो ऐसे फेंका और बेड पे साइड पे लेट गए, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वो साइड पे हो जाता है, वहाँ से मसल्स खिंचाव में आ जाते हैं, ठीक है, एक तरफ को खींच लेते हैं और दूसरी साइड के वीक हो जाते हैं मसल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो कर्व है वो उधर से भी ख़राब हुआ। पेन, पेशेंट आके बताता है मुझे यहाँ पेन होती है, पेशेंट क्या करता है कि ECG कराता है, मुझे यहाँ भी दर्द होती है, नहीं मेरा दिल का कोई मसला है, नहीं मेरे गुर्दे का कोई मसला है। वो बेसिकली आपके स्पाइन का ये इशू होता है जो आपके पोस्चर की वजह से होता है। कमर में भी इसी तरह एक हमारी स्पाइन का कर्व होता है। अब हमारा पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम पीछे होके बैठे रहते हैं, बिल्कुल कोई भी इस तरह से नहीं बैठता जैसे मैं भी बैठी हुई हूँ। हम बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में सोफे पे लेटे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ से हमारा स्पाइन ख़राब होता है, कर्व उसका ख़राब होता है, तो मसल सारे फिर वही स्टिफनेस, सारी वही पेन शुरू हो जाती है, स्ट्रेटनिंग की तरफ चला जाता है, इस तरह से होता है। फिर उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो वापस उसको कर्व की तरफ लेके आती हैं। अब अगर हम और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक जाएं तो उसमें ये होता है कि वो टेल बोन कहते हैं उसको, पूरी स्पाइन जब ख़त्म होती है तो बिल्कुल ऐसे एक नोक बन जाती है, जो हम बैठे हुए हैं तो वो नोक यहाँ पे लग रही है। अब क्या होता है कि जब हमारी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सिटिंग होती है, जो ऑफिस वर्क करते हैं या टीचर हैं, 8-9 घंटे अगर उनका बैठना है, या डॉक्टर्स भी हैं, तो हम इस तरह से बैठे हुए हमारा सारा जो प्रेशर है, पूरी बॉडी का प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, हमारे इस जगह पे पड़ रहा है, ठीक है। तो सारा हमारे स्पाइन के उस लेवल पे पड़ रहा है। अब लोगों को क्या होता है कि बिल्कुल आखिरी हिस्से में स्पाइन के बिल्कुल नीचे दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उनसे बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर के लिए, बैठने में मुश्किल होती है, वो पीछे होके आगे होके बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं बैठा जाता जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इसकी और भी रीज़न्स होती हैं, सिर्फ ये नहीं है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है, या जो गिरते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बाइक से गिरना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। हर दूसरी औरत बाइक से गिरती है, बायार लगा है और बाइक से गिर गई, ठीक है। तो क्या होता है कि जब गिरते हैं तो हमारी जब ये चीज़ ज़मीन पे लगती है तो वो हड्डी उसको जाके लगती है, जब स्पाइन बिल्कुल जो एंड है, ठीक है। तो इन सब के लिए मैं ये बताऊंगी कि ये वाली जो पेन है, इसको ये भी कभी भी ऐसे ठीक नहीं हो सकती कि आप दवाई खाओ और ये ठीक हो जाए, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, हम उसको स्ट्रेचेस करके उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि वक्ती तौर पे मेडिसिन से आराम ज़रूर आपको मिलेगा, तकलीफ से निजात मिलेगी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे नहीं होगी। जी बिल्कुल। अगर आप मुकम्मल तौर पे इससे भी आराम चाहते हैं तो ज़रूर है
कि फिजिकल थेरेपी आपको करवाई जाए और एक्सरसाइज के जरिए से उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म किया जाए और फिर मुकम्मल तौर पे इससे बचाव जी बिल्कुल, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा देर के लिए इस पेन के साथ सख्त जगह पे नहीं बैठ सकते। और उसमें क्या एहतियात करनी है, अगर किसी को रीढ़ के बिल्कुल निचले हिस्से में, हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में दर्द होती है, तो अगर इन रीजंस की वजह से होती है, या वो गिरा है, या इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री है, या बहुत ज़्यादा देर बैठने की है, तो उन्होंने क्या करना है, एक डोनेट कुशन मिलता है, आपने वो कुशन इस्तेमाल करना है, ठीक है, या आपने हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना, सॉफ्ट जगह पे बैठना है। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अमीन। डॉक्टर आयशा अमीन ने बड़ी ज़बरदस्त बातें आज हम सब के लिए बयान की और बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया कि कैसे कमर की दर्द से और गर्दन की दर्द से बचा जा सकता है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर आयशा अमीन सिटी हॉस्पिटल कसूर में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं और इनकी तरफ से एक स्पेशल जो अनाउंसमेंट है, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है और किसी मुश्किल मुसीबत में है, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर डॉक्टर आयशा अमीन के साथ रब्ता कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो बिल्कुल अफोर्डिंग नहीं है और शुरू में जिस तरह बताया गया कि सीपी चाइल्ड हैं जिनके, वो भी इनके साथ ज़रूर रब्ता कर सकती हैं। एक खिदमत के जज्बे के तहत डॉक्टर आयशा अमीन ज़रूर आपका ट्रीटमेंट करेंगी, बच्चों के लिए भी और बड़ों बुज़ुर्गों के लिए भी। उनकी तरफ से ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। नाजरीन, ये वो तमाम बातें हैं जो आज आपने हमारे इस शो में सुनी हैं कि सेहत एक बरकत है और किस तरह आपने इसकी हिफाजत करनी है। सो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।